जय हिंद। आज हम लोग क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 को शुरू करते हैं। डाइवर्सिटी, विविधता। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है उस चीज को हम लोग समझते हैं। विविधता ये होती क्या है, डाइवर्सिटी क्या होती है, इस बात को सबसे पहले समझते हैं। जो क्लास 6 के स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही जो लोग कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश करेंगे सारी चीजों को कवर करना ताकि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूट पाए। इसका डिफिनेशन पहले समझते हैं। देखिए, मैं एक टीचर हूं और आप एक स्टूडेंट है। हमारे और आपके बीच में रिश्ता है, लेकिन ये रिश्ता टीचर और स्टूडेंट का है। हमारा काम टीचिंग करना है, आपका काम स्टडी करना है। तो मेरे और आपके काम में जो अंतर हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं विविधता। ठीक है। उसके बाद देखिए, हो सकता है कि मैं अलग भाषा बोलता हूं, मैं हिंदी बोलता हूं, और इट मे बी दैट यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो हमारे बीच में जो भाषा का अंतर हुआ, बोली जाने वाली लैंग्वेज का जो अंतर हुआ, उसको भी बोलते हैं विविधता। देखिए, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। कोई भी दो व्यक्ति अगर दो तरह का रोजगार करता है, दो तरह का काम करता है, तो उस दोनों व्यक्ति के जो रोजगार में अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, उसको भी डाइवर्सिटी बोलते हैं। अगला है ईटेबल्स। फिर दो व्यक्तियों में अगर खान पान में अंतर होता है, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, जो खाने पीने की चीज है, वो दोनों व्यक्ति अगर दो तरह की खाने पीने की चीजों को यूज करता है, उपयोग करता है, तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। फिर ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स मतलब अभिवादन करना। कोई अगर मुस्लिम है तो अपने तरीके से अभिवादन करेगा, रिस्पेक्ट देगा, और कोई अगर हिंदू है, कोई अगर सिख है, कोई ईसाई है, तो वो लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से वो ग्रीटिंग्स देंगे एक दूसरे को। कोई नमस्कार करेंगे, कोई प्रणाम करेंगे, या कोई शास्त्रीकाल बोलेंगे, कोई आदाब बोलेंगे। तो जो ग्रीटिंग्स करने का जो तरीका है, जो अंतर है दो लोगों में, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी। फिर आ गया ड्रेस। अगर कोई दो व्यक्ति दो तरह का ड्रेस पहनता है तो उसको भी डाइवर्सिटी बोलेंगे। फेस्टिवल्स, चूंकि हमारे देश में विभिन्न तरह के जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो अपने धर्म के हिसाब से वो लोग अपना फेस्टिवल भी मनाते हैं। फेस्टिवल मतलब क्या? खुशी रहने का एक तरीका है, एक रास्ता है जिसको हम लोग अपनाते हैं ताकि उसी बहाने खुश रह सके, कुछ अच्छा खा सके, कुछ अच्छा पहन सके और घूम सके। तो जो फेस्टिवल मनाने का तरीका अलग अलग है, उसको भी हम लोग डाइवर्सिटी बोल सकते हैं। फिर है कास्ट, जाति के आधार पे, और रिलीजियस, धर्म के आधार पे। जैसे मान लीजिए कि कोई हिंदू है तो पूजा करता है वो, कोई मुस्लिम है तो नमाज पढ़ता है। दोनों का काम क्या है? एक ही चीज है, भगवान को याद करना। अपने मुश्किल वक्त में, अपने सही वक्त में अपने खुदा को, अपने फरिश्ता को, अपने भगवान को याद करना। दोनों काम एक ही कर रहा है, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग है। तो ये जो काम करने का तरीका में जो अंतर हो गया, उसी को हम लोग बोलेंगे डाइवर्सिटी। फिर थिंकिंग, सोच। दो व्यक्तियों में, दो देश के बीच में, या दो किसी भी पार्टी के बीच में, उसका सोच अलग अलग होता है। फिर आइडियोलॉजी, विचारधारा। जैसे आप जानते हैं ना कि न्यूज में पढ़ते होंगे कि भाजपा अपनी विचारधारा पे स्थिर नहीं है, या कांग्रेस अपनी विचारधारा से भटक रही है। जो राजनीतिक पार्टी की विचारधारा होती है, या कोई समाज की विचारधारा होती है, किसी देश की विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी, जिसपे वो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उस जो विचारधारा में अंतर भी होता है, उसको भी हम लोग डाइवर्सिटी बोलते हैं। अब इसके रीजंस को समझ लेते हैं। व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट आर द कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिटी। इसके रीजंस क्या क्या है? देखिए, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, मेनी स्टेट्स। अब समझते हैं। दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। हमारा नॉर्थ में जो है, इंडिया के नॉर्थ में मैप में देखेंगे तो J&K है, जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि स्टेट्स नहीं है, अब ये बन गया है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। इसमें क्या होता है, बहुत सारी शक्ति जो होती है दिल्ली सरकार के पास चली जाती है, केंद्र सरकार के पास चली जाती है। उस राज्य के पास बहुत ही कम शक्ति होती है, लेकिन पहले ये स्टेट था, हालांकि अब बन गया है केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए, साउथ में क्या है? कन्याकुमारी। फिर ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश, जो हमारे देश का है, अरुणाचल प्रदेश। अगेन वेस्ट में हमारा गुजरात।
जरा देखिए, नॉर्थ से साउथ तक, जम्मू कश्मीर एंड कन्याकुमारी, ईस्ट से वेस्ट तक, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात तक, इतना लंबा फैला हुआ है हमारा देश। और इसमें बहुत स्टेट्स है, बहुत ज्यादा स्टेट्स है, तो बहुत तरह का कल्चर होगा, बहुत तरह के धर्म के लोग रहते होंगे, बहुत तरह के जाति के लोग रहते होंगे, डिफरेंट लैंग्वेज को बोलते होंगे। तो इसलिए ये जो डिफरेंट टाइप्स, जो बहुत सारी स्टेट्स हमारे देश में है, वो भी डाइवर्सिटी का कारण है। लैंग्वेज, डिफरेंट तरह के लैंग्वेज जो हम लोग बोलते हैं, जैसे चले जाइए आप साउथ में, जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो वहां लोग तेलुगु बोलते हैं। उसके बाद गुजरात में गुजराती बोलते हैं, बंगाल में बंगाली बोलते हैं। तो ये जो लैंग्वेज का डिफरेंस हुआ, स्टेट्स के बदलते ही, जगह के बदलते ही जो लैंग्वेज में, भाषा में अंतर होता है, वो भी डाइवर्सिटी का रीजन है। अब क्यूजिन्स मतलब होता है खाने पीने के सामान। ये खाने पीने के सामान जो होता है ऐतिहासिक रीजन पर भी डिपेंड करता है और भौगोलिक रीजन पर भी डिपेंड करता है। भौगोलिक रीजन कहने का मतलब हुआ कि वहां की अगर खेती बाड़ी, मानसून वहां अच्छा नहीं है, खेती बाड़ी नहीं होती है, तो वहां लोग दूसरे तरह के खाना खाते हैं। लेकिन जहां खेती बाड़ी होती है, वहां मानसून समय से आती है, तो वहां लोग दूसरे तरह के खाना खाते हैं। तो ये जो खान पान में अंतर होता है भौगोलिक दृष्टिकोण के कारण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण के कारण, तो वो भी डाइवर्सिटी का रीजन है। फेस्टिवल डिफरेंट टाइप का, हर एक स्टेट्स में, हर एक जाति के आधार पे, हर एक धर्म के आधार पे डिफरेंट टाइप्स का जो हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं, जो उत्सव मनाते हैं, वो भी डाइवर्सिटी का रीजन है। फिर ऑक्यूपेशन, प्रत्येक आदमी हर एक तरह का काम करता है। कोई व्यक्ति डॉक्टर है, कोई व्यक्ति इंजीनियर है, कोई व्यक्ति डिफेंस में है, कोई व्यक्ति अनेक तरह का काम जो करता है, तो उसके जो काम में अंतर हुआ, जो उसके ऑक्यूपेशन में अंतर हुआ, वो भी डाइवर्सिटी का रीजन है। यह गो ट्रेंडी इट ऑथेंटिक, दिस इज अन इंटरेस्टिंग। जो फैशन के बदलते ही कपड़ा बदल जाती है लोगों में, देखते होंगे आप, डिफरेंट टाइप्स का कपड़ा, जैसे ही फैशन बदलता है, टाइम बदलता है, या मूवीज को देख करके होता हो, या सीरियल्स को देख के होता हो, या किसी भी स्टार को देख करके होता है, सेलिब्रिटी को देख करके जो फैशन में चेंजिंग आती है, और फैशन के हिसाब से हम लोग भी एडजस्ट करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, तो वो भी एक विविधता का एक कारण है, रीजन है। फैमिली स्ट्रक्चर, अब देखिए हमारे इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारा फैमिली यूनाइट रहते हैं, मतलब एक साथ रहते हैं। और उस फैमिली का व्यक्ति अगर कोई चला गया विदेश पढ़ने के लिए, तो विदेश से जब वो आएगा तो अपने साथ कुछ ना कुछ कल्चर को लेके आएगा, अपने साथ लैंग्वेज को लेके आएगा, अपने साथ कुछ ना कुछ पहनावा ओढ़ावा, बहुत सारी चीजों में उसमें अंतर आएगा। तो जब सारी चीजें में अंतर आएगा और वो जब अपने घर पे आएगा, तो फिर घर के बाकी लोगों के साथ भी शेयर करेगा। तो जो फैमिली का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा मतलब डिफरेंस उसमें आएगा ही आएगा। तो फैमिली स्ट्रक्चर जो होता है वो भी रीजन है या रिस्पॉन्सिबल है डाइवर्सिटी के लिए। मूवीज, हम लोग तेलुगु मूवी देखते हैं, हॉलीवुड मूवी देखते हैं, बॉलीवुड देखते हैं, या डिफरेंट काइंड्स का जो लैंग्वेज पर मूवी रहता है, उस चीज को हम लोग देखते हैं, उस मूवी को देखते हैं। तो मूवी के आधार पर भी हम लोग में थोड़ा ना थोड़ा चेंजिंग आती है, या तो सोच में, विचारधारा में, पहनावा ओढ़ावा में, या किसी न किसी चीज में अंतर आती है मूवी को देख करके। तो मूवी भी एक रीजन बन सकता है, कारण बन सकता है डाइवर्सिटी का। स्पोर्ट्स, तरह तरह के खेल जो हम लोग खेलते हैं, डांस, आप देखते होंगे इंडिया में खास करके बहुत तरह की डांस होती है, जगह के चेंज करते ही डांस का प्रकार बदल जाता है। या ऐसे भी बहुत तरह का डांस आपको देखने को मिलेगा। या ट्रांसपोर्ट, जैसे एक रेलगाड़ी से लेकर के बैलगाड़ी तक आप समझ सकते हैं, हवाई जहाज भी, बहुत सारे माध्यम हमारा है, मीडिया ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लोगों को जाने के लिए, सामान को जाने के लिए। फिर कास्ट, जाति, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कास्ट हमारे देश में विद्यमान है। उसके बाद रिलीजियस, आप देखते होंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, करीब 9 तरह के धर्म जो होते हैं हमारे देश में रहते हैं धर्म के लोग। आइडियोलॉजी, विचारधारा, अनेकों आदमी का, अनेकों समाज का, अनेकों देश का, अनेकों राज्य का अलग अलग विचारधारा होती है, वो भी रीजन होता है डाइवर्सिटी का। हिस्टोरिकल, हिस्ट्री, जैसे मान लीजिए हमारे देश में बहुत साल पहले पुर्तगाली आए थे व्यापार करने के लिए, ब्रिटिश आए थे, हमारे देश पे शासन किए, तो उनका जो इतिहास था वो कुछ ना कुछ हमारे देश पे छाप छोड़ा। हमारे देश में वो लोग रहे, शासन किए, हमसे मिले जुले, हमारे साथ वो अपना जिंदगी व्यतीत किए, तो कुछ ना कुछ जो उनका कल्चर रहा होगा, कुछ ना कुछ उनका इतिहास रहा होगा, वो हमारे साथ छोड़ दिए होंगे। तो वो भी डिफरेंस आ जाएगा ना हम में और उनमें।
तो वो भी डाइवर्सिटी का रीजन बन सकता है। फिर ज्योग्राफिकल कंडीशन, इसको हम लोग एग्जाम्पल के तरीकों से समझते हैं, हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल को, कि किस तरह से ऐतिहासिक और जो भौगोलिक है वो रीजन वो बन सकता है डाइवर्सिटी का कारण। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐतिहासिक और भौगोलिक संरचना किस तरह से डाइवर्सिटी पर इफेक्ट डालती है, इस बात को समझने के लिए हम लोग दो स्टेट्स का एग्जाम्पल लेते हैं, केरला और लद्दाख। दोनों ही इंडिया के दो छोर पे बसे हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, केरला जो है ये उत्तर दक्षिण, ये दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ एक राज्य है भारत का, जो एक तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ है और दूसरे तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, केरला। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं लद्दाख का। ये लद्दाख है जो इंडिया के एक्सट्रीम जम्मू कश्मीर के पूरब में बसा हुआ एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। पहले एक राज्य हुआ करता था, लेकिन भारत सरकार ने इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। ये लद्दाख है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये चीन का और इंडिया का बॉर्डर है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, जो भारत और चीन को डिवाइड करता है, LAC। यहां पर ही है गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग्स एंड पैंगोंग झील। गलवान घाटी कुछ ही दिन पहले हमारे इंडिया और चाइना में जो क्लैश हुआ था, डिस्प्यूट्स हुआ था, यही गलवान घाटी यहीं पर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है, जहां पे भारत और चीन अलग होता है बॉर्डर से। और ये हॉट स्प्रिंग्स उसके बाद है पैंगोंग झील। ये पाकिस्तान है, जम्मू कश्मीर मतलब इंडिया में है, और ये पाकिस्तान, दोनों के बीच का जो बॉर्डर है यही है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसी लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म जो है तिब्बत पहुंचा था। यहाँ लद्दाख में एक विशेष प्रकार की बकरी पाई जाती है, जिससे पश्मीना ऊन निकलती है, जिससे रजाई कंबल वगैरह बनता है। और यहाँ व्यापार का भी आकर्षक केंद्र था। पहले इतिहास के जमाने में लोग यहाँ व्यापारी आया करते थे, पुर्तगाल भी आए थे और चीनी व्यापारी भी इसी लद्दाख के रास्ते में इंडिया प्रवेश किए थे। यहाँ पूरा बर्फ ही बर्फ रहता है, बारिश बहुत कम होती है, जिसके कारण से खेती होती ही नहीं है वहां पर। तो यहाँ पर जो लोग खाते हैं वो मुख्य रूप से मीट मछली मांस खाते हैं, और दूध दही मक्खन के जो बने हुए सामान रहते हैं वो सब चीज़ों पे यहाँ पे के लोग निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। लेकिन केरला क्या है कि समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पे मछली भी लोग खाते हैं, और यहाँ पे काली मिर्च, लौंग, इलायची भी बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ खेती होती है, जिसके कारण यहाँ भी व्यापारी लोग आए थे इतिहास से, पुर्तगाली लोग आए थे। तो जो इतिहास के लोग यहाँ पर आए थे वो भी अपना छाप छोड़ दिए, अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा को यहाँ पे छोड़ दिए। तो इतिहास और भूगोल का दोनों का बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है किसी भी जगह पर। यहाँ पे एक प्रश्न भी बनता है, तिब्बत का एक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है केसर सागा, जो लद्दाख में काफी प्रचलित है। केसर सागा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है। केसर सागा तिब्बत का एक प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, जो लद्दाख में काफी प्रचलित है। अब हम लोग भारत में विविधताओं को समझते हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, अलग अलग तरह का त्योहार मनाते हैं और भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, बस हमारे करने के तरीके अलग अलग हैं। हिंदू होली दिवाली मनाता है, उसमें मिठाई खाता है, और मुस्लिम ईद बकरीद मनाता है और उसमें सेवई खाता है। देश के अलग अलग भागों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। विविधता में एकता कैसे होती है? यूनिटी में जो होती है, डाइवर्सिटी में यूनिटी कैसे होती है? मतलब स्ट्रेंथ, एकता। हमारे भारतीय समाज की विविधता एकता का रूप कैसे धारण कर लेती है? जब हमारे लोगों पर या देश पर किसी तरह का आपदा संकट या किसी दूसरे देश से युद्ध होती है, तो हम लोग जाति, धर्म, संप्रदाय सब कुछ भुला करके एकजुट कैसे हो जाते हैं? विविधता में एकता को समझने के लिए मैं आपको कुछ देर के लिए इतिहास की ओर ले चलता हूँ। याद कीजिए 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1999 का वो काला दिन, जब अमृतसर के जालियांवाला बाग में अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा निहत्थे भारतीय लोगों पर गोली बरसाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में लोग बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानी सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में और रॉलेट एक्ट जो नियम आया था उस समय में, उसके विरोध में इकट्ठे हुए थे। उनके हाथ में हथियार नहीं थी, वो सभी निहत्थे थे
और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन दमनकारी सत्ता को हथियारबंद लोगों से ज्यादा निहत्थे लोगों का प्रदर्शन चुभता है। ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। उनमें सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग थे। इस घटना के बाद भगत सिंह बहुत उग्र हो गए थे और उनको गहरा चोट पहुंचा था। आपको हम जालियांवाला बाग और भगत सिंह के बारे में अलग दो वीडियो बना करके समझाएंगे अच्छे से। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी चीन, पाकिस्तान या अन्य देश से कुछ होता है तो हम सब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एकजुट हो जाते हैं। देश के प्रति यही प्यार हमेशा होनी चाहिए, मरते दम तक। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।